हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन का थर्ड और लास्ट शॉर्ट नोट डिस्कस करने वाले हैं और इस शॉर्ट नोट्स में मैं डिस्कस करने वाला हूँ केपलर्स लॉ और सैटेलाइट्स के बारे में। तो चलिए हम लोग फटाफट केपलर्स लॉ से शुरुआत करते हैं। केपलर्स जो होता है, केपलर्स लॉ आपका प्लैनेट्स के लिए वैलिड है। जो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उनके प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। तो फर्स्ट लॉ जो है केपलर का वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसमें ये बोला जाता है कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ, सर्कुलर नहीं बल्कि इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है और सन जो होता है आपका इलिप्स के फोकस पे सिचुएटेड होता है। तो इलिप्स के दो फोकस होते हैं दोनों साइड, तो किसी एक साइड आपका सन सिचुएटेड होगा। अब इलिप्स के प्रॉपर्टी आपको जान लेने को जरूरी है जो मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं। इलिप्स में इस डिस्टेंस को हम लोग सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, सेंटर से एक इंड को। इस डिस्टेंस को हम लोग सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं और एक टर्म आता है इसेंट्रिसिटी। आपको बस नाम याद रखना है, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस अगर कैलकुलेट आपको करना होता है तो इस डिस्टेंस का वैल्यू हम लोग a इंटू ई बोलते हैं, a इंटू इसेंट्रिसिटी। तो इसलिए आपको ये वैल्यू याद रखना है। तो इतने टर्म आपको याद रखने हैं इलिप्स में, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग सेकेंड लॉ पे आते हैं। तो सेकेंड लॉ आपका है लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया जो है ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है। और ये बोलता है कि इक्वल टाइम में लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लैनेट। सपोज कीजिए कि प्लैनेट आपका यहाँ है, सपोज कीजिए कि प्लैनेट आपका यहाँ है, तो लाइन ज्वाइनिंग जो सन एंड प्लैनेट है वो इक्वल एरिया इक्वल टाइम में स्वेप करता है। फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। तो अगर आपका एलिप्स हो गया तो सपोज कीजिए कि सन आपका यहाँ है, तो ये लाइन जहाँ अगर सपोज कीजिए कि प्लैनेट आपका यहाँ है और सन आपका यहाँ है, तो जो ये लाइन है इक्वल टाइम में, सपोज कीजिए कि आप 10 डेज लेते हैं तो 10 डेज में जितना एरिया यहाँ पर स्वेप करेगा ये एरिया, और अगर सपोज कीजिए 10 डे का इंटरवल यहाँ पर ले तो इक्वल टाइम में ये इक्वल एरिया आपका स्वेप करेगा। आप बोल सकते हैं कि दोनों एरिया A1 इज इक्वल टू क्या होगा A2। इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि जब वो प्लैनेट नज़दीक जाता है, जब प्लैनेट आपका नज़दीक जाता है तो उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, उसका स्पीड क्या हो जाएगा आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है। साथ ही साथ आपको एक और बात ध्यान रखना है कि आपसे पूछता है कि सन के अराउंड प्लैनेट का एरियल वेलोसिटी कितना है, सन के अराउंड प्लैनेट का एरियल वेलोसिटी कितना है। एरियल वेलोसिटी करने का मतलब है पर यूनिट टाइम में कितना एरिया ये सन के अराउंड ऑब्टेन करेगा। तो जो एरियल वेलोसिटी होता है L²/2m होता है। L जो होता है एंगुलर मोमेंटम, तो L एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम सन के अबाउट इस प्लैनेट का कंजर्व होता है। इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि L कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है प्लैनेट का। इसका मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अगर एरियल वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होगा तो आपका एरिया इक्वल टाइम में इक्वल शेप होगा, राइट। इसी पे लॉ ऑफ एरिया आपका बेस्ड है। चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट में आते हैं, लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड ये बोलता है कि सन के अराउंड जो किसी भी प्लैनेट का टाइम पीरियड होता है T² अगर हो तो होता है T² इज प्रोपोर्शनल टू AQ। T² क्या है, प्रोपोर्शनल टू AQ। इसको हम लोग आगे सैटेलाइट्स में यूज करते हैं, बिल्कुल आसान सा प्रूव है। तीनों को आप ध्यान रखना है। एक बात और आपसे पूछता है, इसमें पूछता है कि सन के अराउंड किसी प्लैनेट का मैक्सिमम टू मिनिमम वेलोसिटी का रेशियो कितना होता है। तो याद रखिए कि जैसा कि मैंने इसमें अभी बताया अभी कि आपका जितना प्लैनेट नज़दीक आते जाएगा उतना उसका स्पीड बढ़ते जाएगा, क्योंकि अगर प्लैनेट नज़दीक आते जाएगा तो इसको ज़्यादा चलना पड़ेगा एक एरिया को इक्वलाइज करने के लिए। इसको क्या करना, सोचिए कि ये डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो एक कम डिस्टेंस भी चलेगा तो उस केस में आपका एरिया बड़ा होगा, लेकिन इसको चलना पड़ेगा ज़्यादा डिस्टेंस। अगर इसको ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ता है तो आप बोल सकते हैं कि नियर द सन जो प्लैनेट्स का है स्पीड आपका बढ़ जाएगा। तो आपसे पूछता है मैक्सिमम टू मिनिमम स्पीड का रेशियो किसी भी प्लैनेट का। तो मिनिमम मैक्सिमम स्पीड जो है आपका यहाँ पर होगा, क्योंकि ये नज़दीक जो होता है किसी भी इलिप्स में मिनिमम डिस्टेंस होता है सन से आपका इलिप्टिकल पाथ में, और ये डिस्टेंस मैक्सिमम है। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस मैक्सिमम तो स्पीड मिनिमम, डिस्टेंस मिनिमम तो स्पीड मैक्सिमम। तो आपसे अगर वैल्यू पूछे तो आप सीधा निकालिए कि जो डिस्टेंस होता है एंगुलर, वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग अप्लाई करते हैं, उसके बेसिस पे आता है v/v min। जो मैक्सिमम स्पीड होता है यहाँ पर डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इस केस में आता है आपका। तो डिस्टेंस के इन्वर्स, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो आप देख सकते हैं v/v min, तो मैक्सिमम स्पीड के केस में आप ये डिस्टेंस निकालिए, ठीक है। तो v/v min जो होता है ये डिस्टेंस बाई ये डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं ये डिस्टेंस लिखता हूँ तो AE + A आपका होगा, और ये जो डिस्टेंस है A - AE आपका है। तो आप देखिए मैक्सिमम जो स्पीड हो गया आपका वो हो गया A + AE, और मिनिमम स्पीड का जो रेशियो आ गया
ए माइनस ए, मतलब ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस ए है, तो ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा ए माइनस ए। तो मैक्स बाई मीन जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, तो आपका जब मैक्सिमम स्पीड निकाल रहा हूँ, जब मैक्सिमम स्पीड यहाँ है तो आपका डिस्टेंस ये वाला लेंगे, मिनिमम स्पीड यहाँ है तो डिस्टेंस आप ऑपोजिट वाला लेंगे। सिंपल। चलिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका केपलर्स लॉ हो गया। इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं थ्योरी ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जैसा कि आपको पता है, सैटेलाइट किसी भी प्लैनेट के अराउंड आपका रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पाथ हम लोग मान सकते हैं, ऑलमोस्ट सारी सैटेलाइट्स सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं। तो आपको उस केस में ऑर्बिटल स्पीड होता है। तो ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट के अराउंड ऐसा होता है, जिस स्पीड से अगर हम लोग उस हाइट पे उस सैटेलाइट को थ्रो करें तो कभी भी आपका अर्थ पे नहीं गिरे और चारों तरफ हमेशा आपका रोटेट करते रहे उस हाइट पे, तो उसको हम लोग ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं। निकालना बिल्कुल आसान होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको आपको बैलेंस करना होता है। उसको आप इक्वलाइज करते हो Gm/small r। याद रखिए स्मॉल r जो होता है हमेशा सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है, लेकिन वही अगर आपको हाइट के टर्म में लिखना हो तो जो स्मॉल r हो जाएगा आपका r प्लस h के बराबर हो जाएगा। r प्लस क्या हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा स्मॉल r। तो इस तरह से हम लोग ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में, काफ़ी थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, अगर कहीं भी क्वेश्चन में ये दे कि प्लैनेट से हाइट बॉडी का 100 किलोमीटर है, मतलब हाइट का मतलब हमेशा वो सरफेस से आपको दे रहा है, लेकिन वही बोले कि अगर प्लैनेट से डिस्टेंस इतना है तो प्लैनेट से डिस्टेंस हमेशा आपको सेंटर से दे रहा है। तो हाइट जो बोलता है सरफेस से मेजर किया जाता है, डिस्टेंस जो है सेंटर से मेजर किया जाता है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। चलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसको याद नहीं रखना है, बस Gm/m/2r होता है। पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल आसान है, Gm1m2/r है, माइनस का माइनस Gm1m2/r, स्मॉल एम आपका सैटेलाइट का मास है बाई r। जो टोटल एनर्जी होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है। ये जो रिलेशन है आप एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा रिलेशन याद रखते हैं तो आप डायरेक्टली एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। तो उसी से मैंने याद रखा है यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना बिल्कुल आसान होता है। Gm1m2/small r आपको हो गया माइनस Gm1m2/small r। जो टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है। जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, राइट। ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है। तो आप इस रिलेशन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी के बाद आप जो भी कैलकुलेट करना हो इससे आप कैलकुलेट करते जाइए। तो टोटल एनर्जी जो है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि टोटल एनर्जी इतना है। इसमें अगर हम लोग आप देखिए तो काइनेटिक एनर्जी में हम लोग माइनस साइन लगाएंगे तो आपका टोटल एनर्जी निकल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है। देखिए आप पोटेंशियल एनर्जी जो है टोटल एनर्जी का दूना, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी माइनस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, आप देख सकते हैं रिलेशन। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए हम लोग बात करते हैं एनर्जी टू रिमूव सैटेलाइट। अगर आपको सैटेलाइट को रिमूव करना है किसी ऑर्बिट से तो उसमें कितना एनर्जी आपको देना चाहिए। देखिए सैटेलाइट का जो एनर्जी होता है किसी भी हाइट पे नेगेटिव होता है। नेट सैटेलाइट का एनर्जी आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि सैटेलाइट आपका और प्लेनेट से बाउंडेड है, तो बाउंडेड सिस्टम का आपका एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है। तो अगर आपका सैटेलाइट का एनर्जी नेगेटिव है, अगर उसको एग्जैक्टली सपोज कीजिए कि सैटेलाइट का एनर्जी -1000 जूल है, अगर आप एग्जैक्टली +1000 जूल दीजिएगा तो उसका नेट एनर्जी आपका 0 हो जाएगा। नेट एनर्जी 0 होने के कारण वो इनफाइनाइट तक पहुंच सकता है। तो जो कोई भी सैटेलाइट को अगर ऑर्बिट से आपको रिमूव करना है बिल्कुल, तो उस केस में आप एग्जैक्टली टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर आप दे दीजिए। सपोज कि टोटल एनर्जी आपका -1000 जूल है तो सैटेलाइट को +1000 जूल दे देते। इसी तरह से मैं दिया हूँ कि टोटल एनर्जी आपका नेगेटिव होता है, उसमें एक और माइनस साइन लगे तो आपका पॉजिटिव होगा, तो इतना वैल्यू होता है। ये होता है आपका एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम द ऑर्बिट। इस एनर्जी को हम लोग सैटेलाइट आपका ऑर्बिट्स को क्लीन करने में यूज करते हैं। अगर आपको ऑर्बिट में काफ़ी सारे डेब्रिस हो गए हैं तो वहाँ से अगर सारे चीज़ों को निकालना है तो इतना एनर्जी, इस तरह से हम लोग एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं। एक बात और आप ध्यान रखिए कि ये जो एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी होता है, तो ऐसा रिलेशन आपको दे सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो पीरियड ऑफ सैटेलाइट में अगर हम लोग बात करें तो पीरियड ऑफ सैटेलाइट सिंपल रूल है कि 2πr, जो सैटेलाइट आपका रिवॉल्व करता है 2πr डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, तो 2πr डिवाइड बाई स्पीड, आप v0 जो है स्पीड आपका सैटेलाइट का स्पीड है, तो 2πr बाई v0 किया तो 2π आप कैलकुलेशन किए तो इतना आ जाएगा, राइट। यहाँ से भी एक आपको बात पता चलेगा, बात ये पता चलेगी जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल टू r⁻³ है। आप देख सकते हैं जो टाइम आ गया है प्रोपोर्शनल टू r⁻, रूट है आपका लगा हुआ तो 3/2, जिसको हम लोग बोल सकते हैं t² प्रोपोर्शनल टू r³, जो कि आपका केपलर्स का थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ पीरियड, राइट। तो एक्चुअली लॉ ऑफ पीरियड इसी से आता है, तो हम लोग इस तरह से इसको ऐसे सोच सकते हैं, करेक्ट। तो चलिए हाँ, अब देखिए कुछ वैल्यू जो आपसे
अब से पूछता है कि सेटेलाइट के, और कोई भी सेटेलाइट सपोज कीजिए कि अर्थ के नज़दीक रिवॉल्व कर रहा है तो उसका टाइम कितना होता है, काफ़ी ज़्यादा फेवरेट उनका क्वेश्चन होता है। तो कोई भी सेटेलाइट अर्थ के नज़दीक में आपका रिवॉल्व कर रहा है तो उसका टाइम कितना होता है। तो बिल्कुल ही आसान सा चीज़ है कि यहाँ पर आप टाइम, अगर अर्थ के नज़दीक आपका रिवॉल्व कर रहा है तो जो टाइम निकालना है आप निकालिए 2π√r³, जो डिस्टेंस स्मॉल r हो जाएगा। स्मॉल r हमेशा आपका सेंटर से डिस्टेंस होता है, तो अगर आपका अर्थ के अराउंड आपका एग्जैक्टली नज़दीक आपका रिवॉल्व कर रहा है तो सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल R के आपका बराबर हो जाएगा। समझ रहे बात को, यहाँ आपका रिवॉल्व कर रहा है तो जो स्मॉल r का वैल्यू है कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो GM, अब इस वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आप एक वैल्यू को ध्यान रखिए, कहीं भी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं GM/r² को हम लोग स्मॉल g, जिसको ऑलमोस्ट 10 लिया जाता है, राइट। तो इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपका जाएगा 2π, ये एक r आप निकाल लीजिएगा तो r²/GM मतलब 1 आपका g आ जाएगा इंटू r। तो आप टाइम पीरियड जो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 2π√r/g, r का वैल्यू 6400 किलोमीटर है। आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट आपका 84 मिनट्स के बराबर आता है। तो अर्थ के नज़दीक में आपका कोई भी सेटेलाइट, इसको ध्यान रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 घंटे के आसपास याद रखिएगा। तो आपका अर्थ के नज़दीक अगर कोई भी सेटेलाइट रिवॉल्व करता है तो 84 मिनट्स लेता है। कोइंसिडेंस की बात ये होती है कि अगर हम लोग अर्थ के एग्जैक्टली सेंटर से एक टनल क्रिएट किया जाता है, अर्थ के सेंटर से आप अगर टनल क्रिएट करते हैं तो इस केस में कोई भी पार्टिकल को आप ड्रॉप करते हैं इस टनल में, तो इस पार्टिकल को क्रॉस करने में भी इतना ही टाइम लगता है। कोइंसिडेंस की बात होती है, ठीक है। तो ये दोनों टाइम बराबर होते हैं, तो इसलिए इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखिएगा तो आपका वीडियोस पाए जाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो वो अलग चीज़ बात है, लेकिन ऐसे कुछ होता है। तो 84 मिनट्स आपको अर्थ के नज़दीक का सेटेलाइट लेता है आपका रिवॉल्व करने में। आप इस वैल्यू को किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ सेटेलाइट देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेटेलाइट जो होता है आपका 2 टाइप का होता है, आर्टिफिशियल सेटेलाइट एंड नेचुरल सेटेलाइट। जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट है हम लोग बनाते हैं, नेचुरल सेटेलाइट आपका भगवान बनाते हैं। आर्टिफिशियल सेटेलाइट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है। जियो स्टेशनरी इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इसका रोटेशन होता है अर्थ के साथ होता है। अर्थ के साथ कहने का मतलब ये होता है कि अगर अर्थ आपका इस तरह से कुछ रोटेट, एक सेकेंड, अर्थ आपका इस तरह से आपका रोटेट कर रहा है तो जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है वो अर्थ के साथ ही आपका रोटेट करेगा। तो इसी कारण से इस सेटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स होता है, क्योंकि अर्थ आपका 1 रिवोल्यूशन 24 आवर्स में आपका लगाता है। इसमें याद रखने वाला ये बात है कि इट स्टेज इन इक्वेटोरियल प्लेन। ये जो सेटेलाइट है हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन में आपका रोटेट करेगा। तो अगर ये अर्थ आपका हो गया और अगर ये रोटेट कर रहा है तो इस सेटेलाइट जो है इक्वेटोरियल इस प्लेन में हमेशा आपका रोटेट करते रहता है, इक्वेटोरियल प्लेन में। जो ये सेटेलाइट है आपका इस हाइट पे रोटेट करते रहेगा। हाइट आप इस वैल्यू फार्मूले से आप कैलकुलेट करते हैं तो जो हाइट है आपका 36,000 किलोमीटर आपका होता है, 36,000 किलोमीटर। अब देखिए इसमें याद, ये जो वैल्यू है आपका, ये हाइट दिया हुआ है। हाइट मतलब सरफेस। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपका अर्थ के सरफेस से जो सेटेलाइट है वो 36,000 किलोमीटर रहता है, राइट। अगर आपको डिस्टेंस पूछे तो उसमें आपका अर्थ का रेडियस आपको ऐड करना होगा, तो 42,400 के आपके आसपास आता है। लेकिन अब इस वैल्यू को याद करना बिल्कुल आसान है, 36,000। अब देखिए बहुत लोगों इसमें क्या होता है कि जो ऑप्शन वो देता है, जो कि क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें लिखा रहता है 3600 किलोमीटर और एक लिखा रहता है 36 किलोमीटर। तो आंसर तो आपका ये है, इस हाइट पे आपका जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होता है। लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज होया करता था। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है नहीं हो सकता है इसका, क्योंकि ये आपका अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। तो ये तो अभी आपका जो हाइट है अर्थ के रेडियस से भी कम है, अर्थ के रेडियस। तो याद रखिए कि अर्थ के बहुत ही ज़्यादा हाइट होता है, 36,000 किलोमीटर। आपको ज़्यादा कुछ वैल्यू याद रखना है तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये होगा कि ये होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है अर्थ के रेडियस से खुद कम है तो ये हो नहीं सकता है। तो अर्थ के रेडियस से एक और जीरो आपको बैठाना पड़ेगा, आपको रेफरेंस में ध्यान रहेगा। टाइम पीरियड जो है मैंने बता रखा है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है आपका 24 आवर्स होता है, क्योंकि अर्थ के साथ आपका सिंक्रोनस में रोटेट करेगा। एक और इसका नाम होता है जियो सिंक्रोनस आपका सेटेलाइट होता है, क्योंकि अर्थ के साथ आपका अर्थ के साथ साथ आपका ये घूमता है। नेक्स्ट जो सेटेलाइट है पोलर सेटेलाइट है। जो पोलर सेटेलाइट होते हैं वो पोल्स के अराउंड आपका रिवॉल्व करते हैं। पोलर सेटेलाइट इस प्लेन में आपका रिवॉल्व करेगा अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये जो सेटेलाइट होता है इसका कुछ खास हाइट होता नहीं है, तो इसको ऑलमोस्ट हम लोग ये लेते हैं कि इसको 900 1000 आपको कुछ भी दे, इसके अराउंड आपका ये सेटेलाइट होता है। ये सर्विलेंस के लिए आपका यूज होता है, कहीं भी कुछ देखना होता है तो
तो इसका जो हाइट होता है 900 किलोमीटर के आसपास होता है अर्थ से। जो टाइम पीरियड होता है अराउंड 100 मिनट आप याद रख सकते हैं। इसको याद करना आसान है इसलिए मैंने ऐसा ले रखा है। याद रखिए अराउंड 100 मिनट आपका होता है जो टाइम पीरियड होता है, और रिवॉल्व अराउंड द इक्वेटर। सही बात है। एक और बात को इन्फॉर्मेशन रखना है कि सैटेलाइट्स को जब लॉन्च किया जाता है तो हमेशा इक्वेटर के आसपास लॉन्च किया जाता है और टुवार्ड्स ईस्ट लॉन्च किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब अगर सैटेलाइट को आप इक्वेटर से लॉन्च करते हैं तो उस केस में आपको एक अर्थ के रोटेशन के कारण आपको एक सपोर्ट मिलता है काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि अर्थ आपका रोटेट कर रहा है तो इक्वेटर के सारे जो पॉइंट्स होते हैं उनका स्पीड हाईएस्ट होता है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इक्वेटर पे उनका स्पीड अर्थ के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण ही खुद ज़्यादा होता है। तो यहाँ से अगर आप कोई सैटेलाइट रखते हैं तो सैटेलाइट के पास एक ऑलरेडी आपका स्पीड है, उस सैटेलाइट के पास ऑलरेडी अर्थ के द्वारा प्रोवाइड किया स्पीड है और आपको उस केस में आपको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपको ईस्ट की तरफ आपका थ्रो करना है, ईस्ट की तरफ लॉन्च करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ईस्ट की तरफ इसको लॉन्च करते हैं तो अर्थ आपको सपोर्ट करेगा अपने रोटेशन के कारण, क्योंकि अर्थ जो है ईस्ट की तरफ घूमते रहता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो लास्ट है आपका ये भी आप ध्यान रखेंगे कि कुछ कभी कभी आपका बाइनरी स्टार सिस्टम पूछा जाता है। बाइनरी स्टार सिस्टम क्या होता है कि दो हैवी स्टार्स एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ एक रिंगा टाइप का कुछ गेम होता है, लड़कियां खेलती हैं, उसको आप ध्यान रख सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि दो लोग होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो हाथ एक दूसरे का कैच कर रोटेट करती हैं, इस तरह से रोटेट करती हैं। तो बाइनरी स्टार सिस्टम उसी तरह से है। अब तो आप उसमें ऑब्जर्व किए होंगे कि जो हैवी होता है उसके नज़दीक सेंटर ऑफ मास होता है, तो जो लाइट वाली लड़की होती है उसको ज़्यादा रोटेट करना पड़ता है, जो हैवी वाले होते हैं उसको कम रोटेट करना पड़ता है रेडियस में। मतलब हैवी वाला बिल्कुल आराम से घूमते रहता है, लाइट वाला पूरा लंबे रेडियस में वो चारों तरफ उसको घूमना पड़ता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यही आपका बाइनरी स्टार सिस्टम इसी चीज़ को फॉलो करता है कि दोनों एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पुल्ड आउट रहेंगे और दोनों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेंगे। तो अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो जाए तो मेरे को निकालना होता है कौन कितने रेडियस में रोटेट करेगा। तो यहाँ से अगर r1 आपका सेंटर ऑफ मास का निकालना हो तो r1 निकालना बिल्कुल आसान है। r1 इक्वल टू m2r, जो कि टोटल डिस्टेंस है r, डिवाइड बाई a1 प्लस m2। याद रखिएगा अगर आपको r1 निकालना है तो उस केस में आपको न्यूमरेटर में m2 पुट करना है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास का ट्रिक है, आप लोगों को वहाँ पे देखा होगा। तो अगर r1 निकालना है तो m2 पुट कीजिए। इस तरह से अगर r2 निकालना है तो r2 इक्वल टू m1r हो जाएगा यहाँ पर, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दोनों जो है दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है क्योंकि ऐसे कुछ रोटेट करता है। तो जब एक चक्कर लाइट वाला लगाएगा एक चक्कर तो हैवी वाला भी एक चक्कर आपका लगाएगा, क्योंकि दोनों हमेशा ऑपोजिट रहता है एक दूसरे के। तो दोनों आपका एक चक्कर एक ही टाइम में लगाता है, तो टाइम पीरियड दोनों का सेम होता है। टाइम पीरियड सेम होने के कारण दोनों का ओमेगा सेम होगा, लेकिन वही अगर आप स्पीड की बात करें तो v इज इक्वल टू आपका ओमेगा इंटू आर होता है। ओमेगा आपका सेम है तो जो v है प्रोपोर्शनल टू आपका r हो जाएगा। तो जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा। इस तरह से आप काइनेटिक एनर्जी का भी रेशियो निकाल सकते हैं, आप मोमेंटम का भी रेशियो निकाल सकते हैं, राइट। हाँ, आपसे पूछता है कि एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा स्पीड का या टाइम पीरियड का, कुछ भी बोले तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर इसका हम लोग दोनों का टाइम पीरियड तो आपका बराबर होता है, तो इस पर अगर हम लोग बात करें तो इसका जो है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv2 स्क्वायर, आप इसको v2 बोलें तो mv2 स्क्वायर बाई r, ये जो रेडियस है इसका r2 है तो mv2 स्क्वायर बाई r2 है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स F लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल आपका बैलेंस करेंगे तो आप बोलेंगे g m1 m2 अपॉन r। याद रखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते टाइम आपको टोटल डिस्टेंस लेना है, इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर बाई r2 का वैल्यू आप वहाँ से पुट कर दिए तो आप लिखेंगे g m1 m2 अपॉन r इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर बाई r2 का वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आपका जाएगा m1r, यहाँ आपका m2 हो जाएगा m1r अपॉन m1 प्लस m2, राइट। m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। तो इस तरह से आपका जो है r स्क्वायर यहाँ आएगा, यहाँ r स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से आपका जो वैल्यू है v2 आप m1 m2 के टर्म में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, r के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप v1 कुछ नहीं है, बस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स में जो डिस्टेंस आप लिखेंगे g m1 m2 बाई r स्क्वायर, उसमें ये रखेंगे, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आप
रेडियस mv²/r में जो आप रेडियस लेते हैं तो रेडियस इतने रेडियस में बॉडी रोटेट कर रहा है, तो उसको आपको लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का होगा, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर।